हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पर कॉलेज छात्रवृत्ति फॉर्म 2025-26 का स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी जो यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर डीसीए या फिर पीजीडीसीए जो भी कोर्स कर रहे हैं आप कॉलेज में, आप सभी यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म आपको ऑनलाइन कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम आपको बारीकी से बताएंगे। ठीक है, ताकि आपसे किसी भी प्रकार से गलती ना हो और आपको आपका स्कॉलरशिप का पैसा आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, पूरे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही हम आपको भर कर बताएंगे। ठीक है, और जो पुराने विद्यार्थी है वो अपने स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यूअल कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो ऑनलाइन कॉलेज छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से कोई सा भी एक ब्राउज़र इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर सर्च बार में दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है, इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करते हैं, अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। देखिए सबसे ऊपर में ही यहाँ पास छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पेज का आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पास आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको लिखना देखने के लिए मिल जाएगा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में यहाँ पर नवीनीकरण फॉर्म भी ओपन कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कब तक भर पाएंगे, तो देखिए लास्ट डेट है 30/11/2025 तक। वही नए फॉर्म की अगर हम बात करें तो नए फॉर्म की भी दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर 30/11/2025 तक ही रखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे यहाँ पास आपको विद्यार्थी कॉर्नर पर आ जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ आएंगे तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पास आपको जो नए विद्यार्थी है जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, उनको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पंजीकरण पर क्लिक करके। और जो पुराने विद्यार्थी है जो सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में या फिर अन्य जो भी ईयर में है वो सब यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पर सब फॉर्म भरे थे तो आपने पंजीयन कराए थे तो दोबारा आपको पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको लॉगिन करके यहाँ पर जो रिन्यूअल या फिर नवीनीकरण फॉर्म है वो कैसे भरेंगे पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, और रही बात दोस्तों नए विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पर पंजीयन करना होगा। ठीक है, इनके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें डिटेल से बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों चलिए हम नवीनीकरण छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरना है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है इसी लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने लॉगिन पर क्लिक किया, अब देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल करके ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लॉगिन करके आगे फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको अपना यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पास पासवर्ड डालना है। तो देखिए अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने फर्स्ट ईयर में जब फॉर्म भरे थे तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाए थे उसी से यहाँ पर लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो ये कैसे मिलेगा ये बता देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पास नीचे में देखिए फॉरगेट यूज़र आईडी पासवर्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, देखिए आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर ट्रबल लॉगिन इन का ऑप्शन है तो यहाँ पास आपको क्या करना है, इस सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखिए अब अगर आपको केवल पासवर्ड ही चाहिए तो आप फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन आपको नहीं यूज़र आईडी पता है नहीं पासवर्ड दोनों पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये सेकंड वाले ऑप्शन को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने सिलेक्ट किए, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से नया पेज ओपन होकर आ जाता है। तो अब यहाँ पास आपको क्या डालना है, अपने आधार नंबर को यहाँ पास डाल दीजिए और यहाँ पास आपको अपने पूरा नाम को डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना आधार नंबर डाल लेते हैं, अपना नाम डाल लेते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे में देखिए जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से यूज़र आईडी पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो गया है और नीचे आपको जो ईमेल आईडी दिख रहा है इसी ईमेल आईडी पर दोस्तों देखिए यहाँ पास इसी ईमेल आईडी पर आपके पासवर्ड को भेज दिया गया है। ठीक है, तो अब आप अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिए, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आया होगा।
तो देखिए दोस्तों हमारे ईमेल आईडी पे कुछ इस प्रकार से नो रिप्लाई करके आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आता है तो इस पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यूज़र आईडी पासवर्ड रीसेट करके लिखा है और यहाँ पर नीचे में दोस्तों आपको आपकी यूज़र आईडी देखने के लिए मिल जाएगी और यहाँ पास आपको पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है इसी से अब आपको लॉगिन करके आगे फॉर्म भरना। तो अब दोस्तों आपको इसी लॉगिन वाले पेज पर फिर से आ जाना है, ठीक है। अब आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है उस यूज़र आईडी को यहाँ पर डालना है, पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे हमने अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड को भी यहाँ पास फिल कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है चेंज पासवर्ड करके, ठीक है। तो अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या बोला जा रहा है, करेंट पासवर्ड करके बोला जा रहा है। तो अभी आपको जो ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए यहाँ पास इंटर न्यू पासवर्ड बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप नए पासवर्ड बनाएंगे उसको इन दोनों में डाल देंगे, ठीक है। नए पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है स्क्रीन में देखिए आपको शो हो रहा होगा, इसी एग्जांपल के तौर पर आप बना लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पास करेंट पासवर्ड में जो ईमेल आईडी पे प्राप्त हुआ है उसे डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पास दोस्तों नए पासवर्ड हमने इंटर कर दिए हैं, ठीक है। दोनों में यहाँ पर नए पासवर्ड सेम आपको इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में देखिए यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने सबमिट पर क्लिक किया अब देखिए यहाँ पास पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुली प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा चेंज हो गया है, अब नए पासवर्ड से लॉग इन करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए हमारे सामने इस प्रकार से फिर से लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पास आगे फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों आप अपने यूज़र आईडी को डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पास अभी आपने जो नए पासवर्ड बनाए हैं उसको डाल दीजिए और ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड को यहाँ पास डाल लिया और ये कैप्चा कोड को भी यहाँ पास डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने लॉगिन पर क्लिक किया अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। इसमें दोस्तों टोटल 7 चरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये 7 चरण पूरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको भर कर बताएंगे, ठीक है। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन दोस्तों हम सारी जानकारी आपको एक एक जानकारी हम आपको एकदम बारीकी से बताएंगे, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से आपसे गलती न हो और आपके छात्रवृत्ति का स्कॉलरशिप का पैसा है वो आसानी से आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे बैंक अकाउंट आधार सीडिंग एक्टिव, तो इस प्रकार से आपका भी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, हो सकता है ये पेंडिंग भी लिखा हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म भरेंगे तो ये सक्सेसफुल भी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पास कुछ नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट हमें सेकंड जो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल अपडेशन लिखा हुआ है तो इसी सेकंड नंबर पर हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो आपने पिछले टाइम जब फॉर्म भरे थे वही सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें अगर चाहेंगे तो कोई सुधार करना तो कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल्स सेम टू सेम आ जाता है। यहाँ पर जैसे आर यू अर्पण अगर अनाथ होंगे तो यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नेम और यहाँ पास आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। इन सब में आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ही आप यहाँ पर सुधार कर लीजिए, अन्यथा ये सब रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पिछले साल आपका स्कॉलरशिप आ गया तो ये सब डिटेल सेम टू सेम रहेगा, तो इस साल भी आपका स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए अब यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, तो आप चाहेंगे तो आपके पास दूसरा नंबर और है तो यहाँ पास डाल सकते हैं और दूसरा ईमेल आईडी भी है अलग से तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास हिंदी यूनिकोड में आपको इंटर करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पास आपका प्रथम नेम पूछा जा रहा है तो आप अपना नाम डाल दीजिए। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका नाम सूरज कुमार यादव है तो आप कैसे करेंगे, प्रथम नेम में सूरज डालेंगे, मध्य नेम में कुमार डालेंगे और अंतिम नेम में यादव डालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सूरज कुमार यादव को इस प्रकार से आपको डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम डाल लीजिए।
इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपके पिता या फिर पति का नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए जो लड़के होंगे वो यहाँ पास अपने पिताजी का नाम डालेंगे, और जो लड़कियां हैं जिसकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पास अपने पति का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे लेकिन आपको हिंदी में ही डालना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास माता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको अपने माता का नाम हिंदी में डाल देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने नाम, अपने माता पिता का नाम हिंदी में डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है अदर बेसिक डिटेल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पास पूछा जा रहा है आपके पिताजी करते क्या है करके। ठीक है, तो यहाँ पास सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए अब यहाँ पास ऑप्शन आ जाता है, अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पास क्लिक कीजिए, अगर कोई प्राइवेट काम करते हैं तो यहाँ पास क्लिक कर सकते हैं, अगर खेती किसानी करते हैं तो फार्मर को क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा मजदूरी वगैरह या कुछ अलग काम करते हैं तो यहाँ पर आप अदर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपके माताजी क्या करते हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, माताजी का ऑक्यूपेशन, तो इस पर क्लिक कीजिए, अगर खेती किसानी करते होंगे तो यहाँ पास क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास अदर का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो जो करते हैं यहाँ पास सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास रिलीजियन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर सिख, जो भी है दोस्तों यहाँ पास आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड कैटेगरी पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर बीपीएल या फिर एपीएल पूछा जा रहा है। तो अगर आपके यहाँ जो राशन कार्ड है वो बीपीएल राशन कार्ड है तो बीपीएल सिलेक्ट कीजिए, और एपीएल है तो यहाँ पास एपीएल सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देंगे, जैसे बीपीएल वाले हैं तो यहाँ पर बीपीएल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपके बीपीएल राशन कार्ड का नंबर पूछे, यहाँ पास आपको अपने राशन कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप एपीएल वाले होंगे तो एपीएल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास कोई राशन कार्ड नंबर नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे दिव्यांग पूछा जा रहा है। अगर आप दिव्यांग विद्यार्थी होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अदर हाउस होल्ड डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों किसी भी साल ये डिटेल्स नहीं पूछा जाता था छात्रवृत्ति फॉर्म में, इस साल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है आइए आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार जो केवल एक कमरे में रहते हैं या फिर उसकी कच्ची दीवार है या फिर कच्चा छत भी है, तो यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए सेकंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है। तो अगर ऐसा है आपके परिवार में तो यहाँ पास यस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा यहाँ पास भी आप नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 16 से 59 वर्ष आयु के बीच में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, महिला मुखिया वाले परिवार में, तो ही यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है। तो अगर विकलांग सदस्य या फिर कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं होंगे तो यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति परिवार। ठीक है, तो अगर आप एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट है तो यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पास आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है, वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 25 साल से अधिक का कोई पढ़ा लिखा वयस्क सदस्य नहीं है, तो यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर वाचनात्मक मापदंड वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भूमिहीन वाले हैं परिवार से है वो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है, क्या छात्रा ऐसे परिवार से है जहाँ एक या दोनों माता पिता निरक्षर है। तो अगर आप ऐसे परिवार से होंगे जहां आपके माता या पिता दोनों पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पास आपको यस पर क्लिक करना है। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इतना सब चीज़ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पास आपसे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में तो दोस्तों यहाँ पास आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी जिले से आप आते हैं यहाँ पर जिला देख लीजिए, अपने जिले का चयन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपको आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है, तो आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं यहाँ पास आपको अपने ब्लॉक का चयन कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपका विधानसभा भी आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका विधानसभा है यहाँ पास देख लीजिए, अपने विधानसभा का भी चयन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, ठीक है। जैसे अपने गाँव का नाम या फिर पोस्ट का नाम या फिर अपने तहसील का नाम, ये सब चीज़ आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पास दोस्तों इसके बाद अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको डाल देना है, ठीक है। इतना सब चीज़ डाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास अपलोड स्टूडेंट फोटो लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। पहले से दोस्तों यहाँ पास आपका फोटो डाला रहता है, ठीक है, लेकिन अब नया छात्रवृत्ति फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। तो नया फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पास जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो जेपीजी में होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अपने फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो चूज फाइल लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिस फोल्डर में आपने फ़ोटो रखे हैं वहाँ चले जाइए और यहाँ से अपने फ़ोटो का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका फ़ोटो अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपके हाई स्कूल मतलब कि आपके 10th क्लास की डिटेल पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कन्फर्म रोल नंबर पे दोबारा आपको अपने रोल नंबर को एंटर कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपने 10वीं का रोल नंबर डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है 10वीं क्लास आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या फिर प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट से पढ़े होंगे तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है ईयर आप पासिंग, ठीक है। तो 10वीं आप कौन से ईयर में पास किए हैं वो ईयर आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। अपने मार्कशीट में देख लीजिए कौन से ईयर में पास किए हैं वो लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास बोर्ड नेम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 10वीं आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं, जैसे सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड से पास किए हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए, सीबीएसई वाले इसका सिलेक्ट करेंगे, आईसीएसई वाले इसका सिलेक्ट करेंगे, और आप इसके अलावा कोई दूसरा बोर्ड से पास किए हैं जैसे ओपन बोर्ड से तो यहाँ पास इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप 10वीं में कितना परसेंट आपका बना है उस परसेंट को आपको यहाँ पास डाल देना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट अब सारा चीज़ पर डालता हूं फिर आगे बताता हूं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे हमने सारी डिटेल्स डाल ली है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी डाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए नीचे में यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर वेट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप में एकेडमिक डिटेल डालनी है, ठीक है। तो क्या भरनी है, कैसे भरनी है, आइए ये भी बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए, और अदर स्टेट वाले होंगे तो यहाँ पर अदर स्टेट का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपको स्क्रॉल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पास आपसे करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या क्या फिल करना है ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे अब करेंट इंस्टीट्यूट डिटेल, तो आप किस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं, किस जिले में आपका कॉलेज है उसे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर रायपुर वाले हैं तो रायपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस जिले में पढ़ाई कर रहे हैं उसका आप जिला सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर रायपुर सिलेक्ट किए हैं तो रायपुर जिले में जितने सारे भी कॉलेज है वो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो आप जिस जिले में पढ़ रहे हैं उस जिले को सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से कॉलेज आ जाता है, तो यहाँ पास आप अपने कॉलेज का नेम देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इतना सब चीज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक अब आपका ये जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ID है वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ID ऑटोमेटिक आ जाता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास आपसे एडमिशन डेट अपना पूछा जा रहा है, तो आप किस डेट में एडमिशन हुए हैं वो आपके एडमिशन वाली स्लिप में दिया रहता है, ठीक है। वो डेट यहाँ पास आपको डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास इनरोलमेंट नंबर पूछा जा रहा है। ये जरूरी नहीं है आपको डालना, अगर पता हो तो यहाँ पास आप अपना इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट डेट डाल सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ये दोनों छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट एडमिशन टाइप करके, ठीक है। तो यहाँ पास सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपका एडमिशन किस आधार पर हुआ है, जैसे मेरिट के आधार पर हुआ है तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन कीजिए। जनरली अधिकतर स्टूडेंट का मेरिट के आधार पर ही एडमिशन हुआ रहता है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत हुआ है तो ये डाल सकते हैं, NRI कोटा वाले ये डाल सकते हैं, स्पोर्ट एडमिशन वाले इसे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरिट बेस में हुआ है तो हम मेरिट बेसिस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्टडी मोड करके, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप कौन से स्टडी मोड है आपका, जैसे रेगुलर स्टूडेंट है तो इसका सिलेक्शन कीजिए, डिस्टेंस
डिस्टेंस वाले इसे डाल लीजिए, पार्ट टाइम वाले इसे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम रेगुलर स्टूडेंट यहाँ पास हम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट कोर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अगर आप बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी जो भी कोर्स अभी वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डीसीए पीजीडीसीए सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप जिस कोर्स के लिए फॉर्म भरे उस कोर्स को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पास आपने सिलेक्ट किए, अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट ब्रांच करके, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्लिक करना है। अब ब्रांच ही ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पास देखकर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट कोर्स कोड, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स ईयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, जो भी ईयर में है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए उस ईयर का इस प्रकार से आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपने ईयर का सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। देखिए अब यहाँ पास पूछा जा रहा है आप हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पास आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पास भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब यहाँ पास दोस्तों देखिए करेंट कोर्स लास्ट ईयर एग्जाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट ईयर यहाँ पर डलाकर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले का। तो यहाँ पास ये ऑटोमेटिक का फर्स्ट ईयर आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। लास्ट ईयर एग्जाम डिटेल ये फर्स्ट ईयर करके या फिर सेकेंड ईयर करके जो भी है ये ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर एग्जाम रिजल्ट है, तो यहाँ पास आप पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पास हुए हैं तो यहाँ पर पास का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है लास्ट ईयर एग्जाम परसेंट, ठीक है। तो आपका परसेंट कितना बना हुआ है वो परसेंट यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पास गलती कर लेते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, ठीक है। जिसमें यहाँ पर 12th दिया गया है, डिप्लोमा दिया गया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिया गया है या फिर ग्रेजुएशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास यही बोला जा रहा है आपका जो कोर्स कंप्लीट हो गया है उसी की डिटेल आपको डालनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो आपको केवल आपने 12th की डिटेल डालनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हो जैसे एमए या फिर एमकॉम या फिर एमएससी, तो यहाँ पास आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स, ठीक है। तो जैसे हम सेकेंड ईयर में हैं तो हमारा कोर्स कौन सा कंप्लीट हुआ है, 12th कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हमारा ग्रेजुएशन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हम सेकेंड ईयर में हैं। अगर हमारा तीनों ईयर कंप्लीट होगा तभी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पास 12वीं की डिटेल डालनी है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। मतलब देखिए आप 12वीं का डिटेल डालने वाले हैं तो स्कूल एजुकेशन कोड डालिए। ITI का डिटेल वाले यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले जैसे बी फार्मा वगैरह होगा ये सब वाले इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री वाले जैसे BA BCom BSc वाले ये सब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिसकी डिटेल डालने वाले हैं वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम स्कूल एजुकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पास 12वीं का डिटेल डालने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पास क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पास 12th पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट प्रीवियस कंप्लीटेड ब्रांच, ठीक है। तो कौन से ब्रांच से आपने अपना 12th पास किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर होम साइंस या फिर संस्कृत या फिर यहाँ पास आपका साइंस, ठीक है। तो यहाँ पास आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स का रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पास आपको अपने 12वीं का रोल नंबर डाल देना है, जो आपने सिलेक्ट किया है उसी का रोल नंबर डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपने 12वीं कौन से ईयर में पास की है वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पास आपका कितना परसेंटेज बना था, ठीक है, उसे आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पास आपने जो सिलेक्ट किए हैं जैसे 12th है तो 12th आपने किस इंस्टीट्यूट से पास की है, किस स्कूल से, वो डाल दीजिए। और अगर आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट किए होंगे तो आपका ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से हुआ है उसका नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, सही सही डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है अपलोड प्रीवियस या फिर लास्ट मार्कशीट। देखिए यहाँ पर लास्ट मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली ईयर कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं, जैसे अगर आप सेकेंड ईयर पास किए हैं या फिर फाइनल ईयर पास किए हैं तो उसी का यहाँ पर मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पास ओनली PDF या फिर JPG, तो आप JPG में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर PDF में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइज 120 KB बोला गया है, ठीक है। तो अब इसे अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और जिस फोल्डर में आपने अपना यहाँ पर मार्कशीट रखे है उस फोल्डर में जाकर सिलेक्ट कर लीजिए।
फिर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका मार्कशीट भी अपलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये भी अपलोड कर लेते हैं। फिर सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, जितनी डिटेल्स आपने डाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे में जो सेव का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी सेव पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने सेव पर क्लिक किया, अब थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने ओके पर क्लिक किया, देखिए आपके थर्ड स्टेप तो कंप्लीट हुए ही हुए, यहाँ पर आपके फोर्थ और फिफ्थ भी कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों क्यों कंप्लीट हुए अभी आपको बताते हैं। देखिए पिछले साल आपने फॉर्म भरा था, तो आपने बैंक का डिटेल डाला था, वो यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, इससे ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। और ये फिफ्थ स्टेप क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि आपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट, जाति और निवास भी पिछले साल अपलोड किए थे, इसलिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये दोनों में आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहेंगे अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना, तो यहाँ पर इस फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, आपने जो भी बैंक के डिटेल डाले थे वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा कहना यही होगा कि अगर आपके पैसे सही सलामत आ रहे हैं तो आप इसे चेंज नहीं मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी अकाउंट में आपका पैसा फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसियल, जाति और निवास दोनों भी यहाँ पर पहले से अपलोडेड है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 6th वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको अपने जो आय प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पास अब आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पास एनुअल इनकम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा रहता है, देखिए यहाँ पास एनुअल इनकम जैसे 50,000 या 60,000 या जो भी लिखा है, ठीक है, उसी को देखकर यहाँ पास डाल देना है और कन्फर्म एनुअल इनकम में दोबारा उसी को डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन बना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पास ऑनलाइन बना है, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप यस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है आपके आय प्रमाण पत्र का रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में देखिए ऊपर में यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया रहता है, ठीक है, उसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पास आपको डाल देना है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, हमने अपने आय प्रमाण पत्र के जो रेफरेंस नंबर है, संदर्भ क्रमांक है, उसे यहाँ पास डाल लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी डाल लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पास आपने क्लिक किया, इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपके जो आय प्रमाण पत्र है उसके अनुसार यहाँ पर फैच होकर आ जाता है, आपके पिता का नाम, आपके सारा चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से वो आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए नीचे में आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन वाला तो आ गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो एक्सेप्ट लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए नीचे में सेव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस सेव के ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों अब यहाँ पास आपने सेव पर क्लिक किए, इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास डाटा सेव्ड है सक्सेसफुली, ठीक है, आपके डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई स्टूडेंट के में आय प्रमाण पत्र भी ऑलरेडी दिखाता है, ठीक है, पहले से अपलोडेड। तो यहाँ पास आपको घबराना नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने कॉलेज में जमा करने के लिए जाएंगे तो वहाँ आप ओरिजिनल जमा कर सकते हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने अपने 6वें स्टेप को भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों केवल आपका 7वां स्टेप बच जाता है, जो कि लास्ट स्टेप है, ठीक है, एप्लीकेशन लॉक करने का, ठीक है। तो एप्लीकेशन को लॉक कैसे करना है, आइए अब ये बताते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए नोट में कुछ बोला गया है, कृपया आवेदन लॉक करने से पूर्व पोर्टल में प्रविष्ट सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच ले, ठीक है। तो आपको एक बार जितने भी डिटेल्स आपने डाले हैं वो सब एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक रहेगा तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लॉक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों लॉक करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। देखिए दोस्तों अब लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर OTR वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपको करना होता है, ठीक है, NSP के पोर्टल में। दोस्तों आपने पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे तो बिल्कुल आपने OTR किए होंगे, ठीक है। तो उसी OTR नंबर को यहाँ पास आपको डालना होगा, ठीक है। तो OTR नंबर अगर आप भूल गए होंगे तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो दोस्तों अपना OTR नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर सर्च बार में दोस्तों यहाँ पास आपको क्या सर्च करना है, NSP सर्च करना है, ठीक है। NSP के पोर्टल में ही OTR निकल जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। तो यहाँ पर जो नेशनल NSP लिखा है स्कॉलरशिप पोर्टल, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पास आपने क्लिक किया, अब देखिए आपके सामने NSP का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए जो 3 लाइन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आ जाता है अप्लाई फॉर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, OTR करके, तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, अब देखिए आपको थोड़ा देर वेट करना है, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना OTR निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लॉगिन विद आधार आता है और एक लॉगिन करके आता है, ठीक है। तो आपको अपने आधार से लॉगिन करना है, ठीक है, फिर आप अपना OTR नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पास गेट OTP का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक कंसेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको इसे क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके OTP आधार नंबर पर सक्सेसफुली भेज दिया गया है, ठीक है। अब जो OTP आएगा उसको यहाँ पास डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आधार OTP को भी डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए अब नीचे में जो प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पास आपका प्रोफाइल अपडेशन, ईमेल अपडेशन सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इन सब में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल में आपको आपका OTR नंबर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब इसी OTR को वहाँ पास आपको स्कॉलरशिप वाले में डालना है। तो दोस्तों उस OTR नंबर को आपको क्या करना है, अब यहाँ पास आपको एंटर कर देना है, ठीक है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ होगा तो OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है इसके ऊपर हम जो वीडियो बनाए हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखकर कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया होगा क्योंकि आप रिन्यूअल फॉर्म भर रहे हैं, तो पिछले साल बिल्कुल आपने OTR रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक है। तो OTR रजिस्ट्रेशन जैसे हमने निकाल कर बताया वैसे निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उस OTR नंबर को डाल दीजिए। इस प्रकार से अपना OTR नंबर आप डाल लिए। इसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई करके यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पास आपने फॉर्म में जितने डिटेल भरे थे वो सब देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आई एक्सेप्ट का एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। इस बॉक्स को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन को लॉक करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पास देखिए क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर वेट करना है। अब देखिए यहाँ पास आ जाता है डू यू वांट टू लॉक, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास यस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है, ठीक है। अब उस OTP को दोस्तों यहाँ पास आपको इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना OTP इंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे जो वेरीफाई OTP लिखा है इसी पर आपको क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन लॉक्ड, ठीक है। एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपका लॉक हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने ओके पर क्लिक किया, फिर देखिए अब आपके सामने इस प्रकार से क्लिक हियर टू प्रिंट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी पर आपको क्लिक करना है अपने प्रिंट आउट के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके स्कॉलरशिप फॉर्म का प्रिंट आउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको स्कॉलरशिप फॉर्म का नवीनीकरण करना था, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इस तरह दोस्तों हमने बड़ी ही बारीकी से आप सभी को स्कॉलरशिप फॉर्म का नवीनीकरण कैसे करना है बताया है, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार की लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो प्रिंट आउट निकला है उसे आप लेकर अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।